जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 27 जून 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। यानी कि 2025 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए जाने हैं ये किस राज्य में आयोजित किए जाने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए जाएंगे और राजस्थान में इन खेलों का आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटी में किया जाएगा और इसमें 200 से अधिक यूनिवर्सिटी शामिल होने वाली हैं। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो शुरुआत है वो 2020 से हुई थी। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये 2018 से शुरू हुए थे, लेकिन जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं इनकी शुरुआत 2020 से हुई थी। जो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं ये ओडिशा राज्य में आयोजित किए गए थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 25 वर्ष से कम आयु के जो एथलीट होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। देखिए दोस्तों, पिछला जो संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये 2024 में हुआ था, लेकिन ये 2023 वाला संस्करण आयोजित किया गया था। तो 2023 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए गए थे ये पूर्वोत्तर के राज्यों में आयोजित किए गए थे, जिसमें असम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी राज्यों में ये गेम्स आयोजित किए गए थे। और विजेता कौन था इसका? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। देखिए 2025 में अब तक जो खेलो इंडिया कार्यक्रम होता है भारत में, उसमें जो प्रतियोगिताएं आयोजित किए गए हैं उनके विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अभी हाल ही में बिहार में किया गया है। इसमें महाराष्ट्र विजेता रहा है, 58 गोल्ड जीते हैं महाराष्ट्र ने और कुल मेडल रहे हैं इसके 158। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की बात करें तो इसका आयोजन लद्दाख, जम्मू कश्मीर में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ यानी भारतीय सेना ने 7 गोल्ड जीते हैं और कुल 18 मेडल जीते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की बात करें तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। हरियाणा इसमें टॉप पर रहा है। हरियाणा ने 34 गोल्ड जीते थे और इस प्रकार से उसने कुल 104 मेडल जीते थे। अभी दोस्तों खेलो इंडिया बीच गेम्स का भी आयोजन किया गया था। पहली बार इसका आयोजन किया गया है। तो इसका जो आयोजन हुआ था ये दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप में किया गया था और इसका विजेता था मणिपुर। मणिपुर ने 5 गोल्ड के साथ 14 मेडल जीते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है? नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों अभी हाल ही में चेक रिपब्लिक देश में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के जेवलिन थ्रोवर ने भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस प्रकार से यह उनका 2025 में लगातार दूसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने पेरिस डायमंड लीग 2025 को भी जीता है। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 की बात करें तो इसका आयोजन 25 जून को किया गया है ओस्ट्रावा चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक को चेकिया भी बोला जाता है, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। तो गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने 85.29 मीटर का भाला फेंक करके। सिल्वर मेडल यानी दूसरे स्थान पर रहे हैं डो स्मिथ, तीसरे स्थान पर रहे हैं एंडरसन पीटर्स। देखिए दोस्तों नीरज चोपड़ा ने हाल ही में जो मेडल जीते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे दोहा डायमंड लीग 2025 में उन्होंने सिल्वर, पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीता था, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड और एशियाई चैंपियनशिप 2017 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा शिखर धवन। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन के द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई है जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो दोस्तों इस पुस्तक को किसने प्रकाशित किया है? हॉर्पर कॉलिंस इंडिया ने।
और इस पुस्तक में शिखर धवन ने अपने बचपन से लेकर के इंटरनेशनल क्रिकेट तक का जो उनका सफर रहा है उसके बारे में बताया है। यहाँ पर एक क्रिकेटर की आत्मकथा की बात हुई है, तो चलिए कुछ प्रसिद्ध क्रिकेटरों की आत्मकथाएं डिस्कस करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड। और दोस्तों विराट कोहली की जो जीवनी है उसका नाम है ड्राइवन द विराट कोहली स्टोरी। सौरभ गांगुली की आत्मकथा है ये सेंचुरी इज नॉट इनफ। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सुनील गावस्कर की है सनी डेज। और सैन वॉर्न की जो आत्मकथा है उसका नाम है नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 8 अगस्त, यानी कि 8 अगस्त को अब बांग्लादेश में नया बांग्लादेश दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है उसके द्वारा यह फैसला लिया गया है। देखिए ये दिवस किस दिन को रिलेट करता है, तो 8 अगस्त 2024 को नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली थी। तो इस घटना को याद करने के लिए ही अब 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस मनाया जाएगा। आपको याद ही होगा कि मोहम्मद यूनिस से पहले शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, फिर उन्हें देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा और फिर इसके बाद जो मोहम्मद यूनिस हैं वो बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार बनते हैं। अभी वो वहीं पर हैं और कुछ दिनों में वहां पर चुनाव भी होंगे, तो आने वाले समय में देखते हैं कि वहां पर कौन सी सरकार बनती है। इसके अलावा दोस्तों अंतरिम सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो ये फैसले लिए गए हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश की बात करें तो दोस्तों बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की थी 26 मार्च 1971 को। ढाका इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनिस। टका यहाँ की करेंसी है। ये बिलियनेयर अपनी 9 महीने प्रेग्नेंट पत्नी को चीट कर रहा होता है, पर वो देख लेती है। एक बिलियनेयर करेंसी है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि भारत के वो कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। तो इसमें पहला स्टेट है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मिजोरम और पांचवा है मेघालय। सबसे ज्यादा जो सीमा है वो लगती है पश्चिम बंगाल की। इसकी सीमा 2217 किलोमीटर लगती है। और बांग्लादेश के साथ भारत का बॉर्डर कितना है? 4096 किलोमीटर का। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कटार गामा एसाला महोत्सव 2025 किस देश में शुरू हुआ है? तो यह महोत्सव मनाया जा रहा है श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका के कटार गामा में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका जो प्रमुख आयोजन है यह महादेवला मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये जो महादेवला मंदिर है यह भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय को समर्पित है। यह जो महोत्सव आयोजित किया जा रहा है यह हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम समुदायों द्वारा समान श्रद्धा से मनाया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच धार्मिक सांस्कृतिक संबंधों का ये प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी है इसके बारे में, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 किस देश में आयोजित की गई है? तो यह बैठक चाइना में आयोजित की गई है। तो दोस्तों यह बैठक 25 और 26 जून को आयोजित की गई है चाइना के किंगदाओ में। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो राजनाथ सिंह जी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको दोहराया है। उन्होंने ये कहा है कि हम आतंकवाद को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने इस बैठक में 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ था उसका भी जिक्र किया है, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। बात करते हैं एससीओ की, तो इसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन या एससीओ के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 15 जून सन 2001 को हुई थी संघाई चाइना में। बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं चाइनीज और रूसी और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? चाइना। ठीक है, इसके 10 मेंबर हैं जिसमें भारत, चाइना, रूस, पाकिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस ये सभी शामिल हैं। अच्छा, 10वां मेंबर कौन बना है? बेलारूस बना है। इस बात को आप याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हुए थे।
एससीओ का उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा आगरा। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है ये आगरा में स्थापित किया जाएगा और इसकी घोषणा भी हाल ही में 25 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा की गई है। और दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र होगा ये आगरा के सिंगना नामक स्थान पर होगा। इसकी लागत कितनी होगी? 111.5 करोड़ रुपए। और दोस्तों, यह जो केंद्र बनाया जा रहा है यह इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र होगा। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि ये जो सेंटर स्थापित किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? आलू और शकरकंद की उत्पादकता को बढ़ाना। यहाँ पर बात हुई है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी लीमा, पेरू में। जो पेरू देश है उसकी जो कैपिटल है लीमा, उसमें इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, एग्जिम बैंक व्यापार सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों, 24 जून 2025 को एग्जिम बैंक व्यापार सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है और इसमें मुख्य वक्ता के रूप में कौन शामिल हुई थी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसका विषय क्या था? विकसित भारत के लिए निर्यात आधारित विकास का निर्माण। दोस्तों, इस सम्मेलन के दौरान जो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने लखनऊ, इंदौर और ब्राजील के साओ पाउलो में एग्जिम बैंक के नए कार्यालयों का आभासी रूप से यानी वर्चुअल रूप से उद्घाटन भी किया है। बात करते हैं एग्जिम बैंक की, तो इसे भारतीय निर्यात आयात बैंक बोला जाता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। इसका स्वामित्व है भारत सरकार के पास और इसका उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देना। यानी कि जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? एग्जिम बैंक निभाता है। ठीक है, तो ये जो निर्यातक होते हैं उनको ऋण और बीमा सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किन दो देशों ने एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड और कंबोडिया। तो दोस्तों, भी हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया ने एक दूसरे देशों पर बैन लगाया है क्योंकि इसकी शुरुआत 28 मई 2025 को होती है। तो 28 मई 2025 को का सैनिक शहीद हो जाता है। इसके बाद दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ जाती है और अब दोनों देशों ने यह फैसला लिया है कि वो एक दूसरे देश पर बैन लगाएंगे। जैसे कंबोडिया ने थाईलैंड पर फलों, सब्जियों, बिजली, इंटरनेट और मनोरंजन सामग्री के आयात पर रोक लगा दी है। इसके जवाब में थाईलैंड ने कंबोडिया जाने वाले नागरिकों और पर्यटकों पर रोक लगाई है। तो इस प्रकार से दोनों देश जो हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। दोस्तों, कंबोडिया की बात कर लेते हैं तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और प्राचीन काल में इसे खमेर के नाम से जाना जाता था। नोम पेन इसकी कैपिटल है, रील इसकी करेंसी है और प्रधानमंत्री हैं हुन मानेट। और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर जो है वो अंकोर वाट कंबोडिया में ही स्थित है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं थाईलैंड की। तो दोस्तों, थाईलैंड भारत से ज़्यादा दूर नहीं है। भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार और म्यांमार का पड़ोसी देश है थाईलैंड। ठीक है, इसे प्राचीन काल में सियाम बोला जाता था। ठीक है, राजधानी इसकी बैंकॉक है, बाहत इसकी करेंसी है और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? पै तोंग तार्न सेनाबात्रा। अगला क्वेश्चन है, 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आयोजित की गई है वाराणसी में। तो दोस्तों, 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है 24 जून को। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और इस बैठक में योगी आदित्यनाथ जी शामिल हुए थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी शामिल हुए थे, पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए थे, उत्तराखंड के सीएम, और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल हुए थे। दोस्तों, भारत में राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, समन्वय को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परिषद बनाई गई हैं। ठीक है, तो इनका काम होता है राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विकास को सशक्त बनाना, केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत संवाद को मजबूत करना। ठीक है, तो इसी के लिए अभी हाल ही में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है।
चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो शुभांशु शुक्ला को किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है? एक्जियोम 4 मिशन। इफ्को के द्वारा किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ब्राजील। हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार बंद कर दिया गया है। यह पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 2018 में। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 115 है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? असम। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने किस नाम का नया रक्त समूह खोजा है? तो ग्वाडा नेगेटिव। भारत सहित कितने देश को ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? 6 देशों को। कॉन्व एक्स थर्ड अभ्यास 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? रोमानिया। दांगेती जानवी नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। वह किस राज्य से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश। ललित उपाध्याय ने किस खेल से संन्यास लिया है? हॉकी। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम वर्ल्ड जीके को डिस्कस करेंगे, जैसे म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? म्यांमार क्यात बोलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? डांग घाटी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका को। और दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आटाकामा में। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील। डेड सी यानी मृत सागर किन 2 देशों के बीच है? तो ये जॉर्डन और इजराइल के बीच है। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? कजाकिस्तान। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी।